हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग बिगेन मेथड पढ़े थे। आज हम लोग बिगेन मेथड में एक क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन में जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो इक्वल टू साइन सिंबल का है, इक्वल टू सिंबल का है। और लास्ट क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन किए थे वो ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल का था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर इक्वल टू सिंबल रहे या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू रहे तो हम वैसे केस में क्या करेंगे कि सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हमें सरप्लस वेरिएबल ही इंट्रोड्यूस करना होगा। तो ये चीज़ आप लोग बस ध्यान रखिएगा कि अगर इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो हम सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगर लेस देन इक्वल टू हो तो हम लोग स्लैग वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इक्वल टू है, तो इसका मतलब हमें इसे सरप्लस वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होगा। तो उससे पहले हम जब भी बिगेन मेथड से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है या नहीं बन रहा। जैसे कल के जो क्वेश्चन था उसमें भी है ना, चूँकि दो कंस्ट्रेंट्स था तो 1 0 0 1 ऐसा हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखे कि ऐसा जहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना वही उसी से हम लोग फिर आगे का अपना कैलकुलेशन पूरा किए। तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप देखो कि यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 1 2 1 2 1 2, x3 का कोफिशिएंट 3 5 1 और यहाँ पे है 0 0 1 x4 का कोफिशिएंट। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कहीं पर भी मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ एक पेयर है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके मदद से हम लोग बना सकते हैं। जैसे अगर 0 0 1 है, फिर अगर हम 1 0 0 ले आए या फिर 0 1 0 ले आए तो ये पूरा पेयर जो है, ये जो पूरा मेरे 3 कॉलम्स है ये मिलके मुझे हमारा 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देगा। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि कुछ ऐसा हम लाएं जिससे यहाँ पे 1 0 0 आ जाए, और दूसरा एक ऐसा कॉलम लाएं जिससे कि यहाँ पे 0 1 0 आ जाए, जिससे कि ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि पहले सबसे पहला कि एग्जामिनिंग द कंस्ट्रेंट्स वी फाउंड दैट इन ऑर्डर टू गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 वी नीड 2 more यूनिट वेक्टर एज 1 यूनिट वेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 यूनिट वेक्टर की और ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 यूनिट वेक्टर जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये x4 वाला। तो हमें 2 और की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम क्या किए, वी नीड ओनली 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल दैट इज़ x5 एंड x6 इन फर्स्ट 2 कंस्ट्रेंट। तो हमें 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल की ज़रूरत होगी। साथ में हम लोग लार्ज नेगेटिव प्राइस -m इंट्रोड्यूस करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ। जैसा कि हमारे क्वेश्चन का इस मेथड का नाम ही है बिगेन मेथड, मतलब कि m है, इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा लार्ज नेगेटिव प्राइस -m हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वो सब कैसे करेंगे ये अभी हम आप लोग को बताते हैं। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है मैक्स z इज इक्वल टू x1 + 2 x2 + 3 x3 - x4। तो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा x1 + 2 x2 + 3 x3 + 0 x4 + x5 हम ऐसा क्यों लिखे। वैसे तो हमारा x4 तक ही था, लेकिन x5 जो था उसमें हम x5 एक इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे x6 मेरा 0 होगा, ये हमारा हो गया आर्टिफिशियल वेरिएबल। फिर सेकेंड कंस्ट्रेंट में हम लोग x6 इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि x5 हम लोग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके थे, और मेरा जो थर्ड कंस्टेंट था उसको जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। तो अब अगर हम लोग इसमें यहाँ पे हमारा 0x5 होगा प्लस 0x6 भी होगा, उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा 0x6 है और यहाँ पे हमारा 0x5 है। तो अगर आप लोग इसका हम लोग फिर से कोफिशिएंट्स को लिखेंगे तो 1 2 1 2 1 2 3 5 1, फिर देखिए 0 0 1, जैसे x4 का कोफिशिएंट 0 0 1 है और x5 का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पे x5 नहीं है, यहाँ पे भी x5 नहीं है, तो वो मेरा 1 0 0 हो जाएगा, और x6 का कोफिशिएंट 0 1 0 हो जाएगा, 0 1 0। तो जो हम चाह रहे थे कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने वो भी हमारा आ गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया हमारा यहाँ पे। तो अब हम लोग अपना कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। तो एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है कि जहाँ भी जो भी वेरिएबल्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, जैसे x4 x5 x6 हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, तो हम लोग जब स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, जैसे कि हम जब स्टार्टिंग बेसिक्स फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे तो उस केस में हम लोग x1
x4, x5 और x6 को हम लोग ज़ीरो नहीं कंसिडर करेंगे। हम लोग जो पहले से दिया हुआ है x2, x3, x1, x2, x3 उसको ज़ीरो कंसिडर करेंगे, जिससे कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रहा है, हम लोग उसको ज़ीरो कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मेरा x1, x2 और x3 ज़ीरो हो गया। तो जैसे ही अगर ज़ीरो होगा तो ये देखिए पहले वाले कंस्टेंट से हमें x5 इक्वल टू 15 मिलेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे x5 इक्वल टू 15 लिखें। इस कंस्टेंट से, सेकेंड कंस्टेंट से x6 हमारा 20 मिलेगा, तो हम x6 इज इक्वल टू 20 लिख दिए। और x4 हमारा थर्ड कंस्टेंट से 10 मिलेगा, तो x4 इक्वल टू 10 लिख दिए। तो यही हमारा कहलाएगा स्टार्टिंग बेसिक विच इज़ द स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। यही हमारा स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अब हम लोग, हमारे पास स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। अब हम लोग उसकी मदद से कैलकुलेशन करेंगे, टेबल्स बनाएंगे और सॉल्व करेंगे कि ये कैसे सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग हमारा बी सी बी एक्स बी x1, x2, x3, x4 और a1 a2 हम जो आर्टिफिशियल वेरिएबल x5 और x6 इंट्रोड्यूस किए हैं उसके जगह पे हम a1 a2 ले लिए। मतलब यहाँ पे x5 जो हमारा a1 था और x6 जो हमारा a2 था उसकी जगह पे हम लोग ये ले लिए हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 a2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि a1 a2 हम लोग यहाँ पे, चूँकि हम जो यहाँ पे लिखे हैं x5 x6 और x4, तो हम यहाँ पे लिख दिए a1 x5 की जगह पे, x6 की जगह पे हम लोग a2 लिखे हैं और x4 की जगह पे हम लोग लिखे हैं, x4 की जगह पे हम लोग लिख दिए हैं x4। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले, अब एक यहाँ पे माइनस m का कंस्टेंट है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तब जो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल x5 और x6 लिए हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में माइनस m x5 माइनस m x6 ऐसे करके उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। माइनस m x5 माइनस m x6 इस फॉर्म में उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा ऑब्जेक्टिव सी जे की जगह पे 1 2 3 -1 माइनस m आ जाएगा। a1 और a2 है ही, और यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से a1 a2 और x4 है, तो हम लोग x4 पुट कर दिए। माइनस m चूँकि माइनस m है, -1 है। फिर हम लोग सारा वैल्यूज़ जो ये इक्वेशन है उसकी मदद से स्टैंडर्ड फॉर्म से हम सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिए। पुट करने के बाद हम लोग डेल जेड निकाले, डेल जे निकाले, डेल 1 और डेल 3 हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग बिगेम मेथड से ये टेबल बनाएं। ये टेबल अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे बी सी बी एक्स बी x1 x2 x3 x4 a1 a2, तो ये जो a1 और a2 है वो a5 और a6 की जगह पे a1 a2 हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं। उसके अलावा यहाँ पे चूँकि आपका जो स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था उस पर x5 इक्वल टू 15 था, x6 इज इक्वल टू 20 था और x4 इक्वल टू 10 था। तो यही सारा वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए। इसे सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें ये मिला -5 -m -1 यहाँ पर से हम लोग सी जे का वैल्यूज़ रखें। फिर इस इक्वेशन से हम लोग ये सारे ब्लैंक्स को फिल कर दिए। फिर हम डेल जे निकालते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर z हम लोग निकालेंगे तो z हमारा सी बी इंटू एक्स बी होता है, तो सी बी एक्स बी अगर हम लोग निकालेंगे तो -m इंटू 15 -m इंटू 20 और -1 इंटू 10 अगर हम लोग करेंगे तो हमारा z का वैल्यू -35m -10 आएगा। और डेल जे का वैल्यू हम यहाँ पे आपको शो करके दिखाएं कि डेल जे का वैल्यू कैसे निकाला गया है। तो डेल जे का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो वो हमारा 3m+2 आएगा। फिर यहाँ पे डेल जे का वैल्यू 3m+4 आएगा और यहाँ पे डेल जे का वैल्यू 8m+4 आएगा। तो ये दोनोों वैल्यूज़ में अगर हम लोग सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू को अगर देखा जाए तो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू यही है। तो इस वैल्यू को हम लोग इनकमिंग मानेंगे, क्योंकि डेल जे में जो सबसे ग्रेटेस्ट होता है वही हमारा इनकमिंग होता है, तो ये हमारा इनकमिंग है। तो इसे अगर हम लोग इनकमिंग वेक्टर है और हमारा आउटगोइंग अगर हमें निकालना होगा तो मिनिमम रेशियो निकालना होता है एक्स बी डिवाइडेड बाई इनकमिंग। तो यहाँ पे 5 4 और 10 आ गया। तो यहाँ पर जब आप आउटगोइंग के लिए मिनिमम रेशियो देखोगे तो ये आपका सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा, तो ये 4 है मिनिमम, तो ये आउटगोइंग हो गया। ये इनकमिंग और आउटगोइंग जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसे ही हम लोग की एलिमेंट करते थे, तो ये हमारा 5 जो है वो की एलिमेंट हो गया।
अब हम लोग फिर से नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, क्योंकि हमें जो डेलजेस था वो प्रॉपर डेलजे नहीं मिला, सारा पॉजिटिव ही डेलजे मिला है। तो हम फिर से एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में भी हम लोग, चूँकि की एलिमेंट है जो 5, उसे हमें 1 करना है, तो हम इसे ओवरऑल पूरे इस रो को ही 5 से डिवाइड कर दिया, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स में जो वैल्यूज़ है जैसे 3 और 1, इसे हमें 0 करना है। तो आप देखोगे कि x3 की जगह पे हम इसको तो 1 कर दिए और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाले को 0 0 कर दिए। एक चीज़ और बिग एम मेथड में करते हैं कि जो आउट गोइंग होता है उसको आपको पूरी तरह अच्छे से आप आउट गोइंग ही कर दो। आउट गोइंग करने का मतलब, जैसे कि यहाँ पे A2 आउट गोइंग है, तो ये जो A2 वाली जो वैल्यू है वो आउट गोइंग है, तो आउट गोइंग है तो इसको हम लोग नेक्स्ट टेबल में उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, उसको लिखेंगे ही नहीं हम लोग। उसके बाद A2 तो हम यहाँ पे लिखे भी नहीं है। उसके बाद हम लोग फिर से की एलिमेंट को जो है वो 1 कर दिए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स में हम लोग 0 कर दिए। और उसके बाद जो हमारा वैल्यू आया, जो टेबल आया वो ये है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए, फिर से हम लोग है ना डेल जे का वैल्यू, यहाँ पे हम डेल वन और डेल टू का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के दिखाए हैं। तो आप लोग एक बार अच्छे से इसको सॉल्व करके देख लोगे कि कैसे यहाँ पे डेल वन और डेल टू का वैल्यू निकाला गया है। डेल वन और डेल टू का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको एक बार आप लोग सॉल्व करके देखोगे तो आपको डेल वन डेल टू का वैल्यू यहाँ पर जो पुट किया हुआ है वो मिल जाएगा। तो ये हमारा डेल वन डेल टू है। अब इसमें से हम ये वाला वैल्यू मेरा पॉजिटिव है और ये वाला वैल्यू मेरा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले वैल्यू को से हम लोग देखेंगे। चूँकि ये पॉजिटिव है तो यही हमारा इनकमिंग वेक्टर होगा। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम आउटगोइंग वेक्टर भी निकालेंगे। तो आउटगोइंग वेक्टर मिनिमम रेशियो होता है एक्स बी डिवाइडेड बाई इनकमिंग। तो एक्स बी डिवाइडेड बाई अगर हम इनकमिंग को करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा, और इसमें से जो भी हमारा सबसे मिनिमम रेशियो होगा वो हमारा आउटगोइंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटगोइंग हमारा फर्स्ट रो है, तो ये हमारा की एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर हमारा इनकमिंग और आउटगोइंग इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारा की एलिमेंट हो जाएगा। इसको हम लोगों को 1 करना है, और इसको 1 करने के बाद हम लोगों को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स को 0 करना है। तो इसे करने के लिए हम लोग नेक्स्ट थर्ड टेबल में जाना होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर हमारा A1 इस बार आउट गोइंग है तो नेक्स्ट जो हमारा टेबल बनेगा उसमें A1 जो होगा वो नहीं होगा, A1 को हम लोग हटा देंगे। तो ये हमारा सेकेंड टेबल था। सेकेंड टेबल की मदद से हम लोग यहाँ पे थर्ड टेबल बनाए, जहाँ पे देखिए हम लोग A1 को हटा दिए हैं। अब यहाँ पर भी हमारा टारगेट है कि इसे 1 करना, x2 का ये वाला जो की एलिमेंट है उसको 1 करना, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें 0 करना था। तो इसे या तो हम 1 कर दिए यहाँ पे, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग को भी 0 कर दिए। इसके लिए क्या एप्लीकेशन लगाना है ये आप लोग अब लगा सकते हो, इतना हम लोग पीछे भी पढ़े हैं, और जब तक आप लोग खुद से नहीं सोचोगे तब तक बना पाना भी मुश्किल है। इसलिए आप लोगों को कोशिश करना है कि खुद से सोचें कि हम कैसे इस रोज़ को करें। और फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हो कि मैम हमको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया सेकेंड टेबल। इसमें भी हम लोग इसको 1 कर दिए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग को 0 कर दिए। तो उसके बाद हमारा ये आया, उसके ही कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग एक्स भी निकाले हैं। फिर हमारा डेल जी का वैल्यू 6/7 हो गया। कैसे यहाँ पर डेल वन का वैल्यू 6/7 हुआ वो भी हम शो कर दिए हैं। अब इसके बाद हमारा अभी भी पॉजिटिव ही आ रहा है, जो कि मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो ऑप्टिमल रिजल्ट लाने के लिए हम लोग को फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, की एलिमेंट को 1 करना होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाले को हमें 0 करना होगा। तो की एलिमेंट हमारा 1 हो गया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग को हम लोग 0 कर दिए। तो ये हमारा फोर्थ टेबल में ये काम हुआ। और जब हम लोग तब डेल जे निकाले तो हमारा जो वैल्यू है वो -1 आ गया। -1 आ गया डेल जे, और उसके अलावा 0 है। तो हमारा यही अल्टीमेटेड एम होता है कि हम लोग कैलकुलेशन करके उसे नेगेटिव या फिर 0 ले आए। तो ये हमारा नेगेटिव और 0 हो गया। तो इससे मेरा ये कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पे मेरा x2 का वैल्यू भी 5/2 आया, x3 का वैल्यू भी 5/2 आया, x1 का वैल्यू भी 5/2 आया। तो सो द ऑप्टिमल सॉल्यूशन x1 इज़ 5/2, x2 इज़ 5/2, x3 इज़ ऑल्सो 5/2, और यहाँ पे x4 नहीं आया इसीलिए हम लोग x4 = 0 दे दिए। तो हमारा सॉल्यूशन मैक्स जेड का वैल्यू यहाँ पे 15 आ गया। तो ओवरऑल ये कैलकुलेशन था बिग एम मेथड में। यहाँ पे कुछ स्टेप्स में आपको डाउट भी हो सकता है, तो आप लोग पहले इसे अपने से बनाने का कोशिश करो। जैसे जैसे हम मेन होता है इसका शुरुआत समझना, कि शुरुआत में हम लोग कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट लगा कर कैसे है ना पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं इस इक्वेशन को।
उसके बाद टेबल कैसे बनाए। फर्स्ट टेबल अगर आपको समझ में आ गया तो सेकंड टेबल समझना भी मुश्किल नहीं है। बस आपका काम ये होता है सेकंड टेबल, थर्ड टेबल, फोर्थ टेबल में कि जब तक आपका डेल जे नेगेटिव या ज़ीरो ना आ जाए तब तक आप की एलिमेंट को 1 करते जाओ और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट्स को 0 करते जाओ। बस यही हमारा एक काम होता है। तो यही हमारा एक काम होता है कि हमें नेगेटिव करना है, नेगेटिव करना है इसे, और जो भी इसका सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, उसे हम लोगों को सॉल्व करना लाना है। तो नेगेटिव अगर डेल जे मेरा एक बार अगर आ जाता है सारा या ज़ीरो आ जाए तो हम लोगों को ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है। तो आपका टेबल उतना ही लंबा बनेगा जब तक कि आपका जो सारा डेल जेस है वो नेगेटिव ना आ जाए। तो ये बात का ध्यान में रखना है। और अगर कहीं पे कुछ भी डाउट हो पहले तो आप लोग एक बार इसे सॉल्व ज़रूर करो, सारा टेबल्स खुद से बनाओ। मेरे क्वेश्चन से मेरे हम जो अभी आपको नोट्स भेजेंगे उस नोट से बस आप लोग मैच करो कि जो आप सॉल्व कर रहे हो वो सही आ रहा है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी होता है कि मान लो कि हम यहाँ पे ही मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पे मेरा डेल जे का वैल्यू गलत आ चुका है और हमको पता नहीं, क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं होता है कि हम यहाँ पे गलत किए या सही किया। मान लो कि गलती से तुम प्लस माइनस में कुछ भी यहाँ माइनस प्लस का गड़बड़ी हो गया और पूरा यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट आ गया। तो बस आपको वही मैच करना है। जैसे ही आपका एक बार टेबल बन जाता है तो एक बार आप मैच कर लो। ये ज़रूरी था बात बोलना कि एक बार आप ऐसे जब तक नहीं सॉल्व करोगे आप एग्ज़ाम में आपको कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा कि आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एक बार आपको अपने से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। फाइनल ईयर है आप लोगों का, तो इसलिए आप ये बहुत ज़रूरी है कि सारा पेपर्स क्लियर हो रहे, सारे पेपर्स में अच्छे मार्क्स आए। एग्ज़ाम तो इस बार होगा ही होगा सबका, तो इसीलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्शियस रहना है, ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है। कुछ भी डाउट हो रहा है तो वो कोई पूछना है, ठीक है। तो अभी हम आपको लेक्चर नोट में इस क्वेश्चन के साथ साथ में और भी 3-4 क्वेश्चंस को ये बुक से ही स्क्रीनशॉट खींच के भेज देंगे, जिसमें आपको कैसे अगर नो फिजिबल वैसा प्रॉब्लम जिसका नो फिजिबल सॉल्यूशन आएगा, वैसे प्रॉब्लम जिसके अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन आएंगे, वो सब उस तरह के क्वेश्चंस होगा। तो आप लोग एक बार उसे भी सॉल्व करके देखोगे। कुछ भी डाउट होगा पूछोगे, क्योंकि अब आज वेडनेसडे है, आज के बाद तो आपका इस वीक में क्लास नहीं है। तो 3-4 दिन का आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली टाइम मिल गया है, तो उस टाइम का यूटिलाइज़ करो, क्वेश्चंस बनाओ, सॉल्व करो। क्योंकि इस पेपर में बहुत सारे लोगों का बैक लग जाता है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग किसी का बैक ना लगे। और ये सब आप पे ही डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छे से बनाओगे, अगर सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो बैक लगने की नौबत नहीं आएगी। तो इसीलिए इस बात पे ध्यान रखो, और कुछ भी अगर डाउट होता है तो वो पूछो। थैंक यू।